Hello everyone, welcome to Ticker Defense Family Group. I am Priyanka Singh and today we are going to add up some more chapters to our previously started biology series. जिसमें हम लोगों ने previous chapter में हम लोगों ने देखा था कि cell क्या होता है and cell किसे कहते हैं, उसकी discovery कैसे हुई, development कैसे हुई, ये सब हम लोगों ने देखा था. आज हम लोग देखेंगे कि cell के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, और सेल के ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, कैसे फंक्शन होता है सेल में. तो आज के लेक्चर में वी विल सी each and every detail about the composition of the cell. All right, so सेल जैसे कि हमने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल. ऑल राइट, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट का हम लोगों ने मतलब भी देखा था कि क्या होता है कि एक एक यूनिट से, एक एक सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, और कोई भी फंक्शन अगर बॉडी में होता है तो उसका शुरुआत हमेशा एक छोटे से सेल के अंदर से होती है. ऑलराइट, तो इतना इम्पोर्टेंट होता है सेल. तो अब इतना इम्पोर्टेंट है तो उसको स्टडी करना ज़रूरी है. तो लेट्स गेट इनटू द फर्दर डिटेल्स. ऑलराइट, ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल. सेल क्या होता है बेसिकली, देखो. अच्छा, अब सेल के अंदर हमने देखा कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गन्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके ज़रिए वो कोई भी फंक्शन कैरी आउट करता है या फिर कोई भी फंक्शन स्टार्ट करता है. तो अब वो जो ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ठीक है. अब ये सेल है, ऑलराइट, ये सेल है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और बहुत सारे और भी ऑर्गन्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है. तो फिर ऑल दीज ऑर्गन्स दे आर नॉट ऐसे कहीं पर रखे नहीं होते, ठीक है, दे आर फ्लोटिंग, दे आर कंटिन्यूसली फ्लोटिंग इनटू द सेल. अब वो फ्लोट कहाँ करते हैं, ऐसा कौन सा मीडियम होता है जिसमें वो फ्लोट करेंगे. तो इसीलिए द सेल जो है उसमें एक मीडियम होता है, ठीक है. मीडियम क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म. द सेल इट कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, आपका जितने भी राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, ऑल द ऑर्गेनील्स दे आर फ्लोटिंग एंड दे आर carrying out their functions into the cell because of protoplasm. प्रोटोप्लाज्म में वो तैरते रहते हैं, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करना होता है, ट्रैवल करता है कोई भी मॉलिक्यूल, इट ट्रैवल्स थ्रू द प्रोटोप्लाज्म. अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, द होल फ्लूइड प्रेजेंट, the whole fluid, okay, the whole fluid which is present inside the प्लाज्मा मेम्ब्रेन is known as प्रोटोप्लाज्म. अच्छा, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, गार्डिंग जो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जितना भी देखेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, एवरीथिंग वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. सो राइट नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि द होल सेल जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. अब प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ठीक है. फिर उसके बाद में द नेम प्रोटोप्लाज्म इज गिवन बाय पर्किंजी. ये एक साइंटिस्ट थे, मिस्टर पर्किंजी, और इन्होंने 1839 में ही नेम द वर्ड, ही कॉइंड द वर्ड प्रोटोप्लाज्म. ऑलराइट, फिर उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म जो है वो किससे बना हुआ होता है, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है, ठीक है. केमिकल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है. अब ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दे आर द बेसिक केमिकल्स, ठीक है. जो जो केमिकल्स हैं जैसे कि वाटर हो गया आपका, CO2, ऑक्सीजन, और बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे तो नहीं, बट दिस इज क्योंकि ये मीडियम है तो इट हैज़ टू बी लिक्विड, तो इसीलिए बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं, राइबोसोम्स और प्रोटीन्स भेज रहे होते हैं, तो बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, नाइट्रोजन होता है, और आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दी प्रोटोप्लाज्म. तो क्या कंपोजिशन होता है वो भी हम लोग देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म का बेसिक कंपोजिशन क्या है. ऑलराइट, फिर उसके बाद में ओह गॉड, फिर उसके बाद में क्या है कि अच्छा, प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड दोस केमिकल्स आर लाइक वाटर. वाटर इज आल्सो a केमिकल, ठीक है. वाटर, आयन, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं सेल के अंदर, दे आर they are happening inside the protoplasm, ठीक है. तो basically whatever the cell has, it is in there it is in the protoplasm, ठीक है. तो salts होंगे जितने भी, और आपके जो भी आयन्स होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो भी तैर रहे हैं, ठीक है, वो सारे किस में होंगे, प्रोटोप्लाज्म में होंगे. ओके, तो इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ऑफ कोर्स.
सेल को लिविंग कौन बनाता है? अगर प्रोटोप्लाज्म सूख गया तो द सेल डाइज। तो सेल को लिविंग कौन बनाएगा? प्रोटोप्लाज्म बनाएगा। प्रोटोप्लाज्म की हेल्प से ही जो सेल है इट कैन सस्टेन द लाइफ। ऑलराइट, इतना इंपॉर्टेंट होता है प्रोटोप्लाज्म। ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अपन, देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेसिकली। ट्रस्ट में बहुत लोग मतलब आगे की पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर विल क्लियर दिस डाउट। और आज के बाद अगर आप इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो यू वोंट हैव दिस डाउट इन योर माइंड। ऑलराइट, सो बेसिक क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, और तीनों में डिफरेंस क्या है। ऑलराइट, विल सी। ओके, सो सपोज दिस इज अ सेल। इतना बड़ा हो गया ज़्यादा, ठीक है। सपोज दिस इज अ सेल। ओके, तो ये एक सेल है, ठीक है, रफ सा सेल है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मेन मेन चीज़ों को देखते हैं अपन, ठीक है। अब सेल में हमने क्या देखा कि सेल में जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो पूरा का पूरा जो फ्लूइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ऑलराइट, फिर उसके बाद में अब यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म आया। अब ये क्या चीज़ होती है, और यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म भी दिखाया हुआ है उन्होंने, ये क्या चीज़ होती है। तो प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब दो पार्ट्स कौन से, यहाँ से लेके मतलब जो न्यूक्लियस के अलावा जितना भी फ्लूइड है, ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा जितना भी फ्लूइड है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। सपोज यहाँ तक हाफ, ये भी पूरा का पूरा वही होगा, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस के अंदर वाला जो फ्लूइड होगा, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑलराइट, तो हमने क्या देखा, साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है। क्या, प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म, दूसरा इज न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, जो सेल का बॉडी है वो पूरा साइटोप्लाज्म होती है, अदर देन आर न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सेल का जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो सेल का अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है इसका कंपोजिशन अलग है, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका कंपोजिशन अलग अलग होता है। इसीलिए दोनों को अलग अलग किया है कि ये जो सेल के अंदर जो रहेगा वो सारा साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है, उसके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो उसका जो प्रोटोप्लास्ट है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों का अलग अलग, ठीक है, पर है सारा के सारा प्रोटोप्लाज्म। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अब पढ़ते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा क्या है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है और साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसमें ये प्रोटोप्लाज्म किससे बना हुआ था वो हम देख रहे हैं, ठीक है। 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ 76% उसमें ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। और ऑक्सीजन इज दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, और अगर इससे कम ज्यादा हुआ तो ऑफ कोर्स इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, कार्बन कितना होगा, 10.5%। कार्बन भी जरूरी है हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ओके, तो इसके बाद में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी 10% चाहिए। फिर उसके बाद में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अस, दैट इज 2.5%। अब ये अलग अलग फॉर्म्स में रहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन सिर्फ O2 लेके घूम रहा है। ऑक्सीजन कई फॉर्म्स में हो सकता है, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में भी हो सकता है, CO2 के फॉर्म में भी हो सकता है, कार्बोनिक एसिड्स के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अब कार्बन है वो भी अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, CO2 के फॉर्म में भी हो सकता है, HCO3 के फॉर्म में भी हो सकता है, फिर HCO2 माइनस H3 माइनस के फॉर्म में हो सकता है। तो आयंस भी आयंस के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर कंप्लीट मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं, इट इज ऑन देम, बट दे आर प्रेजेंट। और या फिर ये कार्बन जो है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, तो उनके फॉर्म में भी हो सकता है। फिर उसके बाद में आता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसका पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर सस्टेनिंग द लाइफ, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज द मेन कंपोनेंट और कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ कंपाउंड विच
इज प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में या फिर बाकी सारे और भी रॉ फॉर्म में भी या फिर मोलिकुलर फॉर्म में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है। तो दीज आर दी components of the protoplasm. They are present in the cytoplasm and also in the nucleoplasm. ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट की कंपोजिशंस हैं, ये कंपोजिशन वैरी करते हैं कि टाइम टू टाइम कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसके हिसाब से वैरी कर सकते हैं, पर जनरली इनका जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज 80% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज वाटर। ठीक है, वाटर इसीलिए क्योंकि वाटर इज जस्ट एड्स अप द फ्लूइडिटी। पानी में अगर आप चल रहे हो या फिर पानी में कोई भी चीज आप ड्रॉप करते हो वो नीचे गिरती है, पानी में फ्लोट कर सकती है, इसीलिए इट हैज टू मेंटेन दी विस्कोसिटी वगैरह, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं प्रोटोप्लास्ट के लिए। तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो मेनली कितना 80% वाटर होता है। ठीक है, इसीलिए वाटर जरूरी होता है, इसीलिए चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, दे शुड ड्रिंक वाटर, दे शुड कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज इवन एट द सेलुलर स्टेज वी आर मेड अप ऑफ वाटर, इवन आवर सेल्स रिक्वायर वाटर। ठीक है, सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है जो हमारे सेल्स को जिंदा रखता है वो क्या होता है 80% वाटर होता है। दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर, लाइक नॉट लाइक ऑलवेज बट या यू शुड हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इन योर डे, नहीं तो वही सूखे मुरझाए से हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद में विल मूव अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रेशियो ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन द प्रोटोप्लाज्म इज 81:90। अच्छा, ये 81:90। ओके, तो ये किसका रेशो है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ये 81 और ऑर्गेनिक 19। ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी में होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, केमिस्ट्री में क्या भी पढ़ते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका रेशो 81% होता है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका रेशो 19% होता है इन आवर बॉडी। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है वी विल स्टडी इन आवर केमिस्ट्री। ओके ओके, सो कंपोजिशन ऑफ सेल। कंपोजिशन ऑफ सेल में हम लोगों ने देखा पहले क्या था, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन देखा। अब हम लोग देखेंगे पूरे सेल का कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो अभी हमने देखा था कि वाटर जो है कितना होता है 70 to 90% वाटर होता है सेल में। एक पूरे सेल की बात हो रही है अब यहाँ पे, पूरा जो सेल है उसकी बात हो रही है। ठीक है, और प्रोटीन्स कितने होते हैं 10 to 15% प्रोटीन्स होते हैं सेल में। प्रोटीन्स भी इंपॉर्टेंट है, पानी भी इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स 3% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एनर्जी मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, लिपिड्स होते हैं 2% लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं 5 to 7%, आयंस होते हैं 1%। ठीक है, each and everything here written here is important to a body. okay, क्या वाटर जो है वो प्रोटोप्लाज्म के लिए काम आता है, प्रोटोप्लाज्म में वो लाइफ सस्टेन करता है। फिर प्रोटीन्स जो है प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अपने बॉडी के, इसीलिए दे आर जरूरी। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स दे प्रोवाइड एनर्जी टू अस। न्यूक्लिक एसिड वो प्रोटीन्स बनाते हैं इसीलिए वो भी जरूरी होते हैं। आयंस जो है दे कैरी और they basically helps in the reactions that are taking place in our own body, तो इसीलिए they are also important. So everything in our cell or a body is equally important to us, and it is the basic ratio, basic percentage of the quantities that are present in our body. Okay, so tissue as follows. Okay, so this is the content and the composition. ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, it is just for the basic understanding. Okay, घबराओ मत देख के। फिर उसके बाद में आता है आपका सेल ऑर्गेनील्स। अच्छा, अब सेल ऑर्गेनील्स क्या होता है, थोड़ी सी साइंटिफिक लैंग्वेज है, बट देखो जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी में हमारे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब मेरी बॉडी को या फिर अपनी खुद की बॉडी को एक सेल कंसीडर करो। ठीक है, कि मैं एक सेल हूँ। ठीक है, मेरे अंदर जितना भी फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है, और जितने भी ऑर्गन्स हैं, मेरे जो ऑर्गन्स हैं, मेरे जो बॉडी है उसके ऑर्गन्स को हम लोग ऑर्गन्स बोलेंगे। वैसे ही सेल के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको हम ऑर्गेनील्स कहते हैं। ठीक है, तो सेल के जो ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, ऑर्गेनील्स। तो इसीलिए जो सेल है उसके पास, उसको भी तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो वो फंक्शंस कैसे कैरी आउट करेगा, उसके पास कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होगा, कोई ना कोई तो बंदा होगा ना उसके पास करने के लिए। अकेला सेल थोड़ी कर लेगा कुछ भी, सेल अपने ऑर्गन्स के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सेल में अपने अपने उसके खुद के पार्ट्स होते हैं, सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गेनील्स। ये पीछे जो बैकग्राउंड में इमेज दिख रही होगी खुले हुए किसी के टिफिन जैसी, बट
यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये वाला जो है दिस इज द क्रोमेटिन मटेरियल एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ये पूरा। फिर उसके बाद में ये आपका Golgi bodies, mitochondria, and these are different organelles that are present in our cell. So, and these organelles they perform the functions, basic functions, ठीक है, बट इनका खुद का अकेले में कोई वजूद नहीं होता है, इसलिए इनको सेल नहीं कहते। अब ये क्वेश्चन थोड़ा खुद से भी सोच के देखना कि जो ये ऑर्गेनील्स हैं, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर लाइसोसोम है, ये इनको अलग कर दिया क्योंकि ये भी तो फंक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं, इनको अलग कर दो, सेल के अंदर से बाहर निकाल दो, तो क्या ये इंडिविजुअल सेल बन पाएंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है, ठीक है, क्योंकि इसके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शंस एंड मेकिंग इट अ होल सेल, बट अगर उनके ऑर्गेनेल्स को अलग कर दिया जाए तो दे देमसेल्व्स कैन नॉट परफॉर्म एनी लाइक कंप्लीट फंक्शन, ठीक है। तो इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है कि इसके बाद अगर इसको स्प्लिट किया, इसके ऑर्गन्स को अलग किया, तो फिर ना ऑर्गन्स किसी काम करेंगे ना सेल किसी काम करेगा। तो इसीलिए दिस इज अ होल सेल composed of its organelles, composed of its organs, those are cell wall, cell wall जरूरी है of course, फिर cell membrane, nucleus, mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, ribosomes, lysosomes, centrosomes, plastids, vacuoles. Okay, so these are the organelles जो कि हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे। Okay, फिर आता है हमारा फर्स्ट ऑर्गेनल दैट इज सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है, अच्छा हमारी जो जस्ट इमेजिन कि जैसा हमारा घर है, ठीक है, घर की बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, तो घर को प्रोटेक्ट करती हैं, तो वैसे ही सेल है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लाइफ कैन नॉट सस्टेन विदाउट अ सेल, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उसको कंटेंट रखना जरूरी है, इसीलिए वी हैव सेल मेम्ब्रेन्स एंड सेल वॉल्स। अब सेल वॉल्स जो है वो बेसिकली सिर्फ प्लांट्स में होती हैं, एनिमल्स में नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल्स जो हैं वो बेसिकली दे आर हार्ड, दे आर नॉन लिविंग मटेरियल, और जो एनिमल्स हैं उनको सॉफ्ट सेल वॉल की या फिर सेल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। एक चीज, एक डिफरेंस है, पता है, सेल वॉल्स जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, और इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते क्योंकि वो रिजिड होते हैं, क्योंकि सेल वॉल्स जो है वो रिजिड होती हैं। हम लोग मूव कर पाते हैं, आवर स्किन इज फ्लेक्सिबल बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल वॉल, ठीक है, हमारे में सेल वॉल नहीं है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, और हमारे में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, एंड इट अलाउज the movement of ions and various things, proteins and everything in the body। तो इसीलिए सेल वॉल जो होती है बेसिकली स्टिफ होती है, नॉन लिविंग होती है, और इसीलिए वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट्स को या फिर जो रिजिड स्ट्रक्चर या फिर रिजिड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको। ओके, तो सेल वॉल इज अ रिजिड एंड सॉलिड covering that gives the shape and strong structural support to the cell. It is a non-living structure which forms the outer covering of the plasma membrane in plants and fungi, but it is absent in animal cells. Just I told you why. Okay. फिर उसके बाद आता है आपका ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ओके, सेल वॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की क्या जरूरत है, पहले अपन देखते हैं सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डायग्राम पे आएंगे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। सेल वॉल में कितने पार्ट्स होते हैं, मिडल लैमेला होती है, मिडल लैमेला क्या है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट दैट इज पेक्टिन बेसिकली, ओके, और चीफ कंपोनेंट ऑफ द मैग्नीशियम, चीफ कंपोनेंट होता है और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है, कौन सा, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। फिर उसके बाद में आती है आपकी प्राइमरी सेल वॉल, देखेंगे हम लोग, क्या सिर्फ पढ़ना नहीं है, ओके, आई विल एक्सप्लेन विद द डायग्राम, पर लेट्स जस्ट रीड इट आउट। प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड लिग्निन। रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल इज ड्यू टू द लिग्निन, ओके, यहाँ पे लिग्निन नहीं होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल जो है वो क्या होता है, उसमें सेलुलोज और हेमिसेलुलोज की बनी हुई होती है। देन कम्स आवर सेकेंडरी सेल वॉल, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज एंड लिग्निन, ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट अगेन।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि सेल वॉल किसकी होती है, किसकी बनी हुई होती है, मिडल लैमेला होता है उसमें एक, और प्राइमरी सेल वॉल होती है, फिर उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल होती है। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये सेल्स हैं, दीज आर सेल्स, प्लांट सेल्स। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था पहले, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या होता है, पैक्टिन का बना हुआ होता है। अब पैक्टिन क्या है, पैक्टिन जो है इट इज बेसिकली जेली लाइक स्टिकी स्टिकी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि देखो एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, बहुत सारे सेल्स हैं। प्लांट में एक सेल तो होता नहीं है, तो सबको चिपका के रखना, सबको एग्रीगेट करके भी तो रखना है, तो वो काम कौन करता है, मिडल लैमेला। मतलब बेसिकली ये जो स्पेसेस होते हैं, ये जो लाइंस होती हैं, दीज आर बेसिकली दी मिडल लैमेला, ठीक है। फिर यहाँ पे मतलब जो चिपकने के लिए जो बीच में एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो गैप होती है, उसमें जो होता है वो मिडल लैमेला होता है, ऑलराइट। फिर उसके बाद में आता है, हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी सेल वॉल। ये जो होती है अंदर की, ये होती है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। इसमें ये किस चीज की बनी हुई होती है, ये भी पैक्टिन की बनी हुई होती है, बट इसमें क्या होता है, पैक्टिन की बनी हुई है ऐसे, इसमें क्या होता है कि माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, किसके, हेमिसेलुलोज और सेलुलोज के। सेलुलोज क्या है, इट्स अ सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें क्या है कि ये जो सेलुलोज है और हेमिसेलुलोज है, वो क्या होंगे, ऐसे एम्बेडेड होंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, जो हेमिसेलुलोज है वो ऐसे एम्बेडेड होगा, सपोज ये व्हाइट वाला हेमिसेलुलोज है और ये येलो वाला सेलुलोज है, ठीक है। तो ऐसे आड़े तिरछे बिछे हुए होते हैं, ठीक है, यूं करके। आगे देखेंगे हम लोग डायग्राम में। तो ये क्यों होता है, ताकि देखो जैसे अपन पिलर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, घर में जब आपने कंस्ट्रक्शन देखा होगा, तो फिर उसमें वी हैव लैंटर्स जो है वो सब लगाते हैं। तो फिर वो किस लिए लगाते हैं, ताकि जो घर है वो मजबूत बना रहे, ठीक है, और वो इधर उधर सीमेंट जो है वो गिरे ना। तो इसीलिए सेलुलोज और हेमिसेलुलोज होता है, ताकि जो वॉल है वो थोड़ी स्टिफ रहे, थोड़ी कड़क रहे, और वो गिरे ना, कोलैप्स नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हेमिसेलुलोज और सेलुलोज होते हैं। क्या देखा हमने, मिडल लैमेला वो किसकी बनी होती है, सिर्फ पैक्टिन होता है उसमें, ठीक है। और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो क्या होता है, पैक्टिन होता है। पैक्टिन में ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स जैसे ये अरेंज होते हैं ऐसे, ठीक है, रैंडमली, ताकि उसको थोड़ा स्टिफनेस प्रोवाइड कर पाए। फिर आती है अपनी सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल में ये तो होता ही है, ठीक है, मतलब हेमिसेलुलोज और सेलुलोज तो होता ही है, बाकी लिग्निन भी होता है। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो सब में नहीं होती, सारे प्लांट्स में नहीं होती, ठीक है। जो छोटे प्लांट्स होते हैं या फिर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ वुडी प्लांट्स में होती है, जिनमें से टिम्बर निकलती है, ठीक है, जो लकड़ी देते हैं, हार्ड उनका जो लकड़ी होती है, वो वाले प्लांट्स में सेकेंडरी सेल वॉल होती है। क्यों, क्योंकि उनमें लिग्निन होता है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल में हेमिसेलुलोज और सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन भी होता है, ठीक है, लिग्निन भी होता है, जो कि स्टिफनेस, एक्स्ट्रा स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, किसको, सेल को, ठीक है। अब यहाँ पे, और ये जो लिग्निन है उसी की वजह से वुड बनती है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे, ओके, सेल वॉल क्या है, इट इज अ रिजिड सॉलिड कवरिंग दैट गिव्स शेप एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, एंड इट इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर व्हिच फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इज एब्सेंट इन एनिमल्स, ओके, ये देखा हमने। फिर उसके बाद में आया अपना ये डायग्राम देखिए, ठीक है, ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये है मिडल लैमेला, ठीक है, इतना जो है ये मिडल लैमेला है। फिर उसके बाद में आपका प्राइमरी सेल वॉल, इसमें ऐसे एम्बेडेड है ये सेलुलोज और हेमिसेलुलोज जो है वो ऐसे क्रिस क्रॉस फंसे हुए रहते हैं, ताकि वो थोड़ा स्टिफनेस प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है आपकी, इसमें जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो नहीं है, क्योंकि छोटे प्लांट्स की है। छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, ओके। फिर उसके बाद में आपका जो प्राइमरी सेल वॉल है, उसके बाद में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, प्लांट का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लेते हैं। मिडल लैमेला, मिडल लैमेला एक प्लांट को, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्टेड रखने में हेल्प करता है,
और दूसरा क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल में पेक्टिन से बना हुआ होता है, उसमें क्रिस क्रॉस फंसे हुए होते हैं सेलुलोज और हेमिसेलुलोज, ठीक है। और फिर यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल है, इसमें भी सेलुलोज और हेमिसेलुलोज होते हैं, बस एक लिग्निन भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है जो कि वुड पार्ट बनाता है, जो कि एक्स्ट्रा स्टिफनेस प्रोवाइड करता है किसको, सेल को, ओके। फिर उसके बाद में टर्शियरी सेल वॉल भी होती है, बट ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स के ट्रैकिड्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी प्लांट, ओके। फिर उसके बाद में प्लांट सेल वॉल जो है, या इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बट जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन क्या होता है, मतलब दे आर कार्बोहाइड्रेट बट विद सम प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स अटैच्ड, ठीक है। और या फिर म्यूरिन की बनी हुई होती है, म्यूरिन इज ऑल्सो पेप्टिडोग्लाइकिन। और बैक्टीरियल सेल वॉल है वो इट कंटेन्स डी अमीनो एसिड्स। डी अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वी विल स्टडी इन आवर केमिस्ट्री, ओके। फिर उसके बाद में फंगल जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन इज अगेन अ पॉलीसेकेराइड, फिर विद नाइट्रोजन अटैच्ड, ठीक है। इसमें जो काइटिन का स्ट्रक्चर होता है फंगल सेल वॉल्स में, ये थोड़ा और डेवलप्ड होता है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। और इसीलिए हाँ, ओके, वी विल फर्दर गो अप टू द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती है। हमने देखा कि हाँ वो इट इज रिजिड एंड स्टिफ, तो वो स्टिफनेस प्रोवाइड करेगी, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा क्या क्या फंक्शंस होते हैं सेल वॉल के, वी विल सी। सो सेल वॉल इज स्टोरेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो सेलुलोज और हेमिसेलुलोज हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए होते हैं, तो फिर एक स्टोरेज भी प्रोवाइड करती है बेसिकली। तो इसके बाद में कम्युनिकेशन। अच्छा, अब कम्युनिकेशन हमने देखा कि जो यहाँ पे जो गैप्स दिख रही हैं आपको, एक सेल के बीच में जो गैप्स हैं, दो सेल्स के बीच में जो गैप्स हैं, इनको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो गैप्स होती हैं, और वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाती हैं एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कुछ इसमें भेजना है तो फिर आपको प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू आप भेज सकते हो उसे, ठीक है। तो ये क्या कनेक्शन, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाती है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट है protection. It wards off the attack of pathogens like viruses, bacteria and fungus and protozoa. तो ये protection भी provide करती है कि अगर बाहर से कोई infection हो या फिर कुछ भी हो तो वो उससे plant जो है, cell जो है वो protected रहे, इसीलिए भी cell wall होती है। फिर उसके बाद में आता है आपका it maintains the turgor pressure. It helps in preventing cell from bursting or collapsing and allows the material to pass in and out of the cell. Okay. अब turgor pressure क्या होता है, बेसिकली जो सेल होता है उसमें वैक्यूल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है, वो वाटर होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो अगर वो वाटर होल्ड करके रखे तो ऑफ कोर्स इट वांट्स टू होल्ड द वाटर, ठीक है। और वो अगर ज्यादा वाटर हो गया या फिर कम वाटर हो गया, वो उसका भी ध्यान कौन रखता है, सेल वॉल रखती है। तो इसीलिए जब ज्यादा वाटर हो जाए तो वो फूटे ना, फटे ना, ब्लास्ट नहीं हो जाए, इसका भी ध्यान कौन रखेगी, सेल वॉल रखेगी, ठीक है। और क्योंकि जो वाटर है, टर्गर प्रेशर क्या होता है कि टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। जो आपने देखा होगा कि बहुत अगर पानी वानी नहीं दो तो सेल मुरझा जाते हैं, प्लांट मुरझा जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं। तो क्यों मुरझा जाते हैं, क्योंकि उनमें पानी नहीं है। पानी कहाँ होता है, सेल्स में प्रेजेंट होता है। सेल्स में पानी कम हो जाता है, इसी वजह से जो सेल वॉल है वो भी मुरझा जाएगी, सेल भी मुरझा जाएगा, सेल वॉल भी मुरझा जाएगी, और फिर पूरा प्लांट ही मुरझा जाता है। तो इसीलिए बेसिकली पानी दिया जाता है, और वो पूरा जो सेल वॉल है उसको स्टिफ रखने के लिए, रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होती है कहाँ पे, प्लांट्स में, ऑलराइट। और हमें क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल होना है, हमें मूवमेंट करनी होती है, इसीलिए प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पे खड़े रहते हैं, दे कैन नॉट मूव व्हाइल वी डोंट हैव अ सेल वॉल। अगर हमारी भी सेल वॉल होती तो हम लोग भी ऐसे खड़े होते, ठीक है। तो थैंक टू द गॉड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आगे के जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, बाकी के ऑर्गेनेल्स हैं, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में प्रोवाइड स्टडी करेंगे। तब तक you just keep on studying and revising the previous stuff also, and prepare good. Thank you.